नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो टीएमसी पीछे हो गई है। तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस ने मजबूत बढ़त बना ली है। रुझानों में असम में फिर हिमंता सरकार की वापसी होती हुई दिखाई पड़ रही है। पुडुचेरी की बात करें तो रंगासामी ने रुझानों में जीत दर्ज कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसको लेकर मतगणना लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब बृजभूषण शरण सिंह अचानक पहुंचे और किसान नेता पूरण सिंह के पिता की 13वीं में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को और गर्म कर दिया। 13वीं में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। खासतौर पर समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मैं तो नहीं कहा। उनके इस बयान के बाद सियासी अटकलों पर विराम लगने की कोशिश साफ दिखाई दी। वहीं जब उनसे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भविष्यवाणी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता और समय ही सब तय करता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया और बताया कि उनका एक बेटा भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, दूसरा विधायक है। वो खुद 6 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी 1 बार सांसद रही हैं। बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में उनके बयान को राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज पूरण सिंह के पिताजी का निधन हुआ था। पूरण सिंह जी के पिता का निधन हुआ था और समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा आज पगड़ी का रस्म था। उसमें हम अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। अटकलें लगाई जा रही है लगातार, समाजवादी जाने किस प्रकार की अटकलें हैं? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमने तो कुछ कहा नहीं है, लोग कहते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी है ठाकुर साहब? नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता अभी। ठाकुर साहब, सूत्रों के हवाले पता लगा कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। मेरा एक बेटा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, एक बेटा विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। 6 बार मैं सांसद रह चुका हूँ, 1 बार पत्नी सांसद रह चुकी है। फिलहाल अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आज वहीं मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र में हुए चर्चित चौकीदार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल फावड़ा, डंडा, मोटरसाइकिल और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। दरअसल 24 और 25 अप्रैल की रात कस्बा चरथावल स्थित किड्स हेवन पब्लिक स्कूल में तैनात चौकीदार राजू की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को सूचना मिली कि हत्या में शामिल आरोपी किशनपुरा के जंगल में छिपे हुए हैं और फरार होने की फिराक में है। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मोहन निवासी किशनपुरा घायल हो गया, जबकि उसका साथी नितिन उर्फ नीतीश निवासी तेजल हेड़ा को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि मोहन कई सालों से मृतक की दुकान में किराए पर कारोबार करता था। दुकान खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने अपने रिश्तेदार नितिन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के अनुसार आरोपी इलेक्ट्रिकल्स और सीसीटीवी का काम जानता था और उसने बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले स्कूल की लाइट में शॉर्ट सर्किट कर अंधेरा किया गया और ऐसे रास्ते चुने गए जहां सीसीटीवी कैमरे ना हो। पुलिस ने गहन जांच के बाद इस हत्याकांड का खुलासा किया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस सफलता पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है। वहीं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में धर्म परिवर्तन की सूचना पर हंगामा खड़ा हो गया। कृष्णा एनक्लेव सोसाइटी में कथित कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध बढ़ने पर कार्यक्रम को बंद करवा दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में कुछ लोगों की तरफ से धर्म परिवर्तन से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। आरोप है कि शिक्षा और स्कूल के नाम पर लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही थी। जैसे ही इसकी जानकारी हिंदू रक्षा दल को मिली, संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और कार्यक्रम को रुकवा दिया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालातों को संभाला और दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति शांत कराई।
विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इस तरह के आयोजन का लगातार विरोध करते रहेंगे। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत आसपास के क्षेत्रों में नीट यूजी 2026 की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 3 मई को आयोजित इस परीक्षा में हजारों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली, जिसमें अभ्यर्थियों का उत्साह और अनुशासन देखने को मिला। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनाए गए 25 परीक्षा केंद्रों पर करीब 8000 परीक्षार्थी शामिल हुए। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। अभ्यर्थियों की एंट्री से पहले मेटल डिटेक्टर से जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे। परीक्षा के दौरान कड़े ड्रेस कोड का भी सख्ती से पालन कराया गया। अभ्यर्थियों को कंगन, अंगूठी, घड़ी और अन्य धातु की वस्तुएं पहनकर आने की अनुमति नहीं थी। इससे परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिली। परीक्षार्थियों के मुताबिक जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के अधिकांश प्रश्न सीधे NCERT पाठ्यक्रम से पूछे गए, जिससे उन्हें पेपर अपेक्षाकृत संतुलित लगा। हालांकि भौतिक विज्ञान के कुछ सवाल कठिन रहे, जिसने कई छात्रों को चुनौती दी। परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों और अभिभावकों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। अब सभी नजरें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाले परिणाम पर टिकी हैं, जो जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। वहीं साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी एक ऐसे नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जो साइबर ठगी को संगठित तरीके से अंजाम दे रहा था। पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से भावेश गुप्ता और हर्षित कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनके जरिए साइबर ठगी से जुड़े लेन देन और संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करने वाले गिरोह को अपने बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। इन खातों के जरिए ठगी की रकम को ट्रांसफर कर अपराधियों तक पहुंचाया जाता था। इस मामले में करीब 7 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने अपने खातों के इस्तेमाल के बदले करीब 4.5 लाख रुपए कमीशन के तौर पर दिए थे। इतना ही नहीं, इनके खातों से जुड़े तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी 3 अलग अलग शिकायतें दर्ज हैं, जिससे इनके नेटवर्क के बड़े होने की आशंका जताई जा रही है। साइबर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति खुद को अधिकारी बताकर इस तरह की धमकी देता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और इसकी सूचना पुलिस को दें। वहीं गाजियाबाद कमिश्नरेट में चल रहे 1 सप्ताह के विशेष अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आज विभिन्न हाईराइज भवनों और महत्वपूर्ण परिसरों में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने लोगों को आग से बचाव और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के तरीके सिखाए। अभियान के तहत कई सोसाइटियों और संस्थानों में सुरक्षा मानकों का निरीक्षण भी किया गया। कमिश्नरेट गाजियाबाद की तरफ से 1 मई से शुरू किए गए इस अभियान के अंतर्गत 3 मई को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल कराई गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी और उनकी टीम ने इंदिरापुरम, मोदीनगर, राजनगर एक्सटेंशन, टीला मोड़ और लोनी जैसे इलाकों में कई हाईराइज सोसाइटियों, अस्पतालों और कमर्शियल परिसरों में पहुंचकर अभ्यास कराया। इस दौरान फायर टेंडर्स के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स की टीम पूरी प्रक्रिया को पारदर्शित किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान निकास मार्गों का निरीक्षण किया गया और भवनों में लगे अग्निशमन उपकरणों की स्थिति जांची गई। साथ ही वहां मौजूद लोगों को फायर सेफ्टी उपकरणों के सही उपयोग का परीक्षण दिया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। निरीक्षण के दौरान जिला और जिन भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में कमियां पाई गई उन्हें सुधार के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भवन स्वामियों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट कराने और सभी अग्निशमन प्रणालियों को हमेशा कार्यशील बनाए रखने के निर्देश दिए गए। अग्निशमन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करें और आपात स्थिति में घबराने की बजाय सतर्कता और प्रशिक्षण का उपयोग करें ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। वहीं जनपद शामली में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कैराना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक NP सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला और क्षेत्राधिकारी कैराना हेमंत कुमार के नेतृत्व में 3 मई 2026 को ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने सादिक पुत्र इरफान निवासी मोहल्ला आलखुर्द नौग जापीर थाना कैराना को हाईवे स्थित रामड़ा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में थाना कैराना पर NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी के तस्करी नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सादिक का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज है। इस कार्रवाई को
थाना कैराना के उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार त्यागी और उनकी टीम ने अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन सवेरा के तहत आगे भी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशा मुक्त समाज बनाने के इस अभियान में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अवगत कराना है कि ऑपरेशन सवेरा जो कि डीआईजी सहारनपुर रेंज महोदय द्वारा चलाया जा रहा है, इस संदर्भ में थाना कैराना द्वारा गुड़वा किया गया है। इनके द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम सादिक है, जो कि थाना कैराना का ही रहने वाला है, इसके पास से 200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू 40 लाख रुपए के आसपास है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पर काम करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि वहीं शामली में ट्यूबवेल और नलकूपों से लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए तांबे का तार, नकदी और चोरी में इस्तेमाल उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 21 फरवरी की रात ग्राम एरटी और काबड़ौत, 24-25 की रात ग्राम बलवा और 2 मई की रात ग्राम लॉन्ग के जंगल में ट्यूबवेलों से तार चोरी की घटनाएं सामने आई थी। इन मामलों में थाना कोतवाली शामली में मुकदमे दर्ज कर जांच की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला और क्षेत्राधिकारी नगर जितेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक उर्फ विक्की और अश्वनी उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जो थाना कांदला क्षेत्र के ग्राम भबीसा के निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 900 ग्राम तांबे का तार, 1800 रुपये नगद और चोरी में प्रयुक्त पेचकस व प्लास बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं और इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इस कार्रवाई को प्रभारी निरीक्षक सचिन शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। वहीं गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। कमिश्नरेट पुलिस 2 गज पीछे अभियान के तहत सड़कों पर उतरी और बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद ने थाना साहिबाबाद पुलिस टीम के साथ विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी। साहिबाबाद क्षेत्र के बाजारों, गलियों और मुख्य मार्गों पर पहुंची पुलिस टीम ने दुकानदारों को जागरूक किया कि सड़क और फुटपाथ पर सामान रखने से यातायात बाधित होता है और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अभियान के दौरान कई स्थानों पर अतिक्रमण हटवाया गया और लोगों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों को निर्धारित सीमा के भीतर रखें और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा न करें। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि 2 गज पीछे अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और आमजन को राहत देना है। पुलिस लगातार इस तरह के अभियान चलाकर शहर को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। 15 दिन तक चले इस विशेष अभियान में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 17 तस्करों को गिरफ्तार किया और 17 मुकदमे दर्ज किए। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई। अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर कुल 2387 लीटर अवैध शराब बरामद की। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश में और डीसीपी ग्रेटर नोएडा डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह की निगरानी में की गई। पुलिस ने न सिर्फ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। इस दौरान 180 लोगों के खिलाफ धारा 292 BNS और 170 BNS के तहत कार्रवाई की गई, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने का सख्त संदेश दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाना और समाज में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। वहीं नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में सेक्टर ओमिक्रॉन 2 के पास एक तेज रफ्तार रेंज रोवर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और सड़क पर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में कार चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके चलते चालक नियंत्रण खो बैठा और यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद कार कई बार पलटी, जिससे अंदर बैठे लोगों को गंभीर चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घायलों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में एक बार फिर दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एकमात्र ISO सर्टिफाइड कमिश्नरी नोएडा में दबंगों पर अंकुश लगाने में पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई। निजी होटल के कमरे में दबंगों ने एक किशोर के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। बेखौफ दबंग के किशोर के साथ
मारपीट करते रहे और अन्य युवक वीडियो बनाते रहे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज दिनांक 3/5/26 को थाना फेज 3 क्षेत्र अंतर्गत एक युवक के कमरे पर उसके 3 दोस्त रुकने के लिए आए थे। युवक के द्वारा मना करने पर उसके दोस्तों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य विधिक कार्रवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।